किसी गंभीर बीमारी का शिकार होने से बचे। दूसरे, बहुत से लोगों ने अपने स्वास्थ्य और गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ऐसे सेंसरों का उपयोग शुरू कर दिया है। स्मार्टफोन और कलाई घड़ियों से लेकर बाजूबंद और अंडरवियर तक में रखे जा सकने योग्य ये उपकरण रक्तचाप और हृदय की धड़कन जैसी विचित्र जैव सांख्यिकीय सूचनाओं को दर्ज करते हैं। इसके बाद ये सूचनाएं ऐसे परिष्कृत कंप्यूटर प्रोग्राम में भर दी जाती है जो इन सेंसरों को धारण करने वालों को परामर्श देते हैं कि उनको अपने स्वास्थ्य में और अधिक सुधार लाने और एक अधिक दीर्घ और रचनात्मक जीवन जीने के लिए अपने भोजन और दिनचर्या में किस तरह से परिवर्तन करने चाहिए। विशालकाय औषधि निर्माता कंपनी नोवार्टिस के साथ मिलकर गूगल एक ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस विकसित करने में लगा है जो आंसुओं की बनावट का विश्लेषण कर हर कुछ सेकंड के दौरान रक्त में ग्लूकोज के स्तर का परीक्षण करता है। पिक्सी साइंटिफिक ऐसे स्मार्ट डायपर्स बेचता है जो बच्चे की चिकित्सकीय स्थिति के सुराग पाने के लिए बच्चे के मल का विश्लेषण करते हैं। नवंबर 2014 में माइक्रोसॉफ्ट बैन बाजार में उतारा था। यह एक स्मार्ट बाजूबंद है जो दूसरी चीज़ों के साथ साथ आपके हृदय की धड़कन, आपकी नींद के लक्षणों और प्रत्येक दिन आपके द्वारा रखे गए कदमों पर निगरानी रखता है। डेडलाइन नामक एक एप्लीकेशन एक कदम और आगे बढ़कर आपको सूचना देती है कि आपकी मौजूदा आदतों को देखते हुए आपके जीवन के कितने साल और बचे हैं। कुछ लोग इन एप्लीकेशनों का इस्तेमाल इसके बारे में बहुत गहराई से विचार किए बिना करते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर एक मजहब नहीं तो विचारधारा तो बन ही चुका है। क्वांटिफाइड सेल्फ आंदोलन का तर्क है कि स्व तो गणित पैटर्न के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये पैटर्न इतने जटिल होते हैं कि इंसानी दिमाग द्वारा इनको समझे जाने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए अगर आप पुरानी सूक्ति के मुताबिक आचरण करना चाहते हैं और स्वयं को जानना चाहते हैं तो आपको अपना वक्त फलसफे ध्यान या मनोविश्लेषण के बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको व्यवस्थित ढंग से जैव सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए और एल्गोरिदमों को इजाज़त देनी चाहिए कि वे आपके लिए उन सूचनाओं का विश्लेषण करें और आपको बताएं कि आप कौन हैं और आपको क्या करना चाहिए। इन आंदोलन का नीति वाक्य है संख्याओं के माध्यम से आत्मज्ञान। 2000 में इजरायली गायक श्लोमी स्वान ने अपने कामयाब गीत एरिक से स्थानीय प्लेलिस्ट को जीत लिया था। यह गीत एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसके दिमाग पर अपनी गर्लफ्रेंड के पूर्व साथी एरिक की धुन सवार है। वो जानना चाहता है कि बिस्तर में बेहतर कौन है, वह या एरिक। गर्लफ्रेंड यह कहते हुए इस सवाल से कतरा जाती है कि दोनों के साथ का उसका अनुभव भिन्न था। यह शख्स इससे संतुष्ट नहीं होता और मांग करता है अंकों में बात कर लीजिए। खैर, ठीक इसी तरह के लोगों के लिए बेडपोस्ट नामक कंपनी ऐसे जैव सांख्यिकीय बाजूबंद बेचती है जिनको आप संभोग के दौरान पहन सकते हैं। यह बाजूबंद हृदय की गति, पसीने की स्तर, संभोग की अवधि, कामोत्तेजना की चरम अवस्था की अवधि और आपके द्वारा खर्च कैलोरी की मात्रा जैसे आंकड़े एकत्र करता है। इन आंकड़ों को एक कंप्यूटर में डाल दिया जाता है जो सारी सूचना का विश्लेषण करने के बाद आपके संभोग कर्म के निष्पादन को सटीक संख्या के आधार पर श्रेणी प्रदान करता है। कामोत्तेजना की चरम अवस्था के बारे में कोई झूठ नहीं। और यह आपके लिए यह कैसा था? जो लोग स्वयं को इस तरह के उपकरणों की निर्मम मध्यस्थता के सहारे अनुभव करते हैं, वे स्वयं को एक व्यक्ति की तरह देखने की बजाय जैव रासायनिक प्रणालियों की एक संग्रह की तरह देखना शुरू कर सकते हैं और उनके निर्णय उत्तरोत्तर विभिन्न प्रणालियों की परस्पर विरोधी मांगों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सप्ताह में 2 घंटे या खाली वक्त होता है और आप इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते कि इन 2 घंटों के दौरान आप शतरंज खेलेंगे या टेनिस। एक भला दोस्त पूछ सकता है, आपका दिल क्या चाहता है? आप जवाब देते हैं, जहाँ तक मेरे दिल का सवाल है, जाहिर है कि टेनिस बेहतर है। ये मेरे कोलेस्ट्रॉल स्तर और रक्तचाप के लिए भी बेहतर है। लेकिन मेरा fMRI स्कैन दर्शाता है कि मुझे अपने बाएं हिस्से के मस्तिष्क आवरण के आगे से हिस्से को मजबूत बनाना चाहिए। मेरे परिवार में डिमेंशिया की एक प्रकार की बीमारी खासी आम रही है और मेरे चाचा को यह कम उम्र में ही हो गई थी। ताज़ा अध्ययन दर्शाते हैं कि हफ्ते में 1 बार शतरंज खेलने से इसका मतलब हमला देर से होता है। आप अस्पताल में वृद्धों के वार्डों में बाह्य चिकित्सा के अत्यंत अतिरंजित उदाहरण देख सकते हैं। मानव बाप वृद्धावस्था की कल्पना प्रज्ञा और सजगता की उम्र के रूप में करता है।
एक आदर्श बुजुर्ग शारीरिक बीमारी और कमजोरी का शिकार हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग तेज और पैना होता है और उसके पास देने के लिए अंतर्दृष्टि से युक्त 80 वर्ष होते हैं। वो एकदम ठीक ठीक जानता है कि क्या चीज़ क्या है और अपने नाती पोते और दूसरे मुलाकातियों को देने के लिए उसके पास बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श होता है। 21वीं सदी के 80 वर्ष के बूढ़े इस छवि की हमेशा पुष्टि नहीं करते। मानवीय जैविकी की हमारी बढ़ती हुई समझ की बदौलत चिकित्सा विज्ञान हमें हमारे दिमाग और प्रामाणिक स्रोतों की विघटन और विलीन होने की लिहाज से पर्याप्त लंबे समय तक जीवित रख सकता है। अक्सर ये जो चीज़ बची रहती है वह निष्क्रिय जैविक प्रणालियाँ होती है, जिनको मॉनिटर और कंप्यूटर और पंपों के एक संग्रह के माध्यम से क्रियाशील बना कर रखा जा सकता है। एक गहरे स्तर पर जैसे जैसे जेनेटिक प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा के जीवन में जुड़ती जाएगी और लोगों के उनके डीएनए के साथ घनिष्ठ संबंध बनते जाएंगे, वैसे वैसे एकल स्वत्व और भी धुंधला जा सकता है और प्रामाणिक आंतरिक आवाज़ जीनों के कोलाहल भरी भीड़ में विलीन हो सकती है। मुश्किल दुविधा और निर्णय का सामना होने पर मैं अपनी आंतरिक आवाज़ को खोजना बंद कर सकता हूँ और उसकी बजाय मैं अपनी आंतरिक जेनेटिक संसद के परामर्श लेने लग सकता हूँ। 14 मई 2013 को अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने न्यूयॉर्क टाइम में ऑपरेशन से अपने दोनों स्तन हटाए जाने के फैसले के बारे में एक लेख प्रकाशित किया था। जोली वर्षों से स्तन कैंसर के खतरे की छाया में रहती आई थी, क्योंकि उनकी मां और नानी दोनों इन बीमारी से अपेक्षाकृत कम उम्र में दुनिया छोड़ गई थी। स्वयं जोली ने अपना जेनेटिक परीक्षण कराया था, जिससे इन बात की पुष्टि हुई थी कि वे BRCA1 जीन का खतरनाक उत्परिवर्तन धारण किए हुई थी। हाल ही के एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण के मुताबिक इस उत्परिवर्तन को धारण करने वाली स्त्री में स्तन का कैंसर विकसित होने की 87% आशंका होती है। भले ही उस समय जोली को कैंसर नहीं था, तब भी उन्होंने एक खौफनाक बीमारी को रोक देने का फैसला किया और दोनों स्तन कटा दिए। अपने लेख में जोली ने बताया था कि मैंने अपने इस किस्से को गोपनीय न रखने का फैसला इसलिए किया क्योंकि ऐसी बहुत सी स्त्रियां जो नहीं जानती कि शायद वे कैंसर की छाया में रह रही है। मुझे उम्मीद है कि वे भी अपने जीन का परीक्षण कराएंगे और अगर उनको गंभीर जोखिम हुआ तो उनको भी जानकारी रहेगी, उसके पास शक्तिशाली विकल्प है। ऑपरेशन से वक्ष हटवाया जाए या नहीं, यह एक मुश्किल और संभावित रूप से घातक निर्णय होता है। इस ऑपरेशन और उसके बाद के इलाजों से जुड़ी असुविधाओं, खतरों और खर्चों से परे इस फैसले का व्यक्ति के स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट, भावनात्मक स्वास्थ्य और रिश्तों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। जोली का निर्णय और उसको सार्वजनिक करने के उनके साहस ने जबरदस्त हलचल पैदा की थी और उससे उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन और सराहना प्राप्त हुई थी। खास तौर से बहुत से लोग को उम्मीद थी कि यह प्रचार जेनेटिक चिकित्सा और उनके संभावित फायदों के प्रति लोगों की जागरूकता में इजाफा करेंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो एल्गोरिदम ने अपनी ज़िंदगी में जो निर्णायक भूमिका निभाई उस पर गौर करना दिलचस्प है। जब जोली की अपनी ज़िंदगी के बारे में एक इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने की नौबत आई तो उन्होंने समुद्र की ओर झांकती किसी पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर लहरों में डूबते सूरज को ताकते हुए अपनी अंतरतम अनुभूतियों से संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। इसकी बजाय उन्होंने अपने उन जीनों की बात सुनना बेहतर समझा। इनकी आवाज़ अनुभूतियों में नहीं बल्कि संख्याओं में अभिव्यक्ति पाती है। उस समय जोली ने किसी तरह की पीड़ा या बेचैनी अनुभव नहीं की। उनके अनुभवों ने उनसे कहा, शांत रहो, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर एल्गोरिदम ने एक अलग ही कहानी कही। आपको कोई गड़बड़ी महसूस नहीं होती, लेकिन आपके डीएनए में एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है। इसके बारे में तुरंत ही कुछ करो। बेशक जोली की भावना और अनूठे व्यक्तित्व ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर उनसे अलग व्यक्तित्व वाली किसी दूसरी स्त्री को यह पता चला होता कि उसके शरीर में भी वैसे ही जेनेटिक उत्परिवर्तन मौजूद है तो मुमकिन है कि उसने स्तन कटाने का फैसला न लिया होता। लेकिन और यहाँ पर हम एक धुंधल के से भरे इलाके में प्रवेश करते हैं। उस सूरत में क्या होता अगर उसी दूसरी स्त्री को पता चला होता कि वो न सिर्फ खतरनाक BRCA1 उत्परिवर्तन धारण किए हुए बल्कि जीन ABCD3 में एक और ऐसा उत्परिवर्तन धारण किए हुए जो संभावितों का
आकलन करने में सक्षम मस्तिष्क के इलाके को क्षीण कर देगा और यह वजह से लोग खतरे को कम करके आंकने लगता है। क्या होता अगर किसी सांख्यिकीविद ने इस स्त्री को बताया होता कि उनकी माँ, नानी और कई दूसरे रिश्तेदार इसलिए कम उम्र में दुनिया छोड़ गए थे क्योंकि उन्होंने भी विभिन्न तरह के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करके आंका था और इसलिए वे एहतियाती कदम उठाने में नाकामयाब रहे। पूरी संभावना है कि आप भी अपने स्वास्थ्य के बारे में उसी तरह से महत्वपूर्ण निर्णय लें जिस तरह एंजेलिना जोली ने लिया था। आप जेनेटिक परीक्षण करवाएं, खून भी जंचवाएं या एफएमआरआई कराएंगे। एक एल्गोरिदम विपुल सांख्यिकीय सूचना भंडार के आधार पर परिणामों का विश्लेषण करेगा और इसके बाद आप एल्गोरिदम का परामर्श स्वीकार करेंगे। यह कोई भविष्य सूचक परिदृश्य नहीं है। एल्गोरिदम हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करते और हमें गुलाम नहीं बनाते। इसकी बजाय यह उनकी भलमन साथ है कि वे हमारे पक्ष में ऐसे निर्णय लेते हैं कि उनकी सलाह न मानना पागलपन होता है। एंजेलिना जोली ने पहली प्रमुख भूमिका 1993 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म साइबोर्ग 2 में निभाई थी। इसमें उन्होंने 2074 में कॉर्पोरेट जासूसी और हत्या के लिए पिन हिल रोबोटिक्स द्वारा विकसित साइबोर्ग कैसिला रीज की भूमिका निभाई थी। कैसिला को इस तरह से मानवीय भावनाओं से युक्त ढंग से रचा गया था ताकि वो अपनी मुहिम के दौरान इंसानी समाज के पास घुल मिल सके। जब कैलाश को पता चला कि पिन व्हील रोबोटिक्स उसको न सिर्फ नियंत्रण करता है बल्कि उसका इरादा उसको ख़त्म कर देने का भी है, तो वो भाग जाता है और अपने जीवन तथा स्वतंत्र के लिए संघर्ष करती है। साइबोर्ग 2 वैश्विक कॉर्पोरेट ऑक्टोपस के खिलाफ स्वतंत्रता और निजता के लिए संघर्ष करते एक व्यक्ति के बारे में रची गई उदारवादी फंतासी है। अपने वास्तविक जीवन में जोली ने स्वास्थ्य की खातिर अपनी गोपनीयता और स्वायत्तता का उत्सर्ग करने का फैसला लिया था। इंसानी स्वास्थ्य में सुधार लाने की ऐसे ही आकांक्षा हम में भी ज़्यादातर लोगों को खुशी खुशी अपनी गोपनीय और बहुराष्ट्रीय निगमों को हमारे अंतर्मन एकांत गोपनीय और निजी दुनिया की रक्षा करने वाले प्रतिबंधों को तोड़ देने और नौकरशाही तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को हमारे अंतरतम एकांत स्थलों में घुसपैठ करने की छूट देने की बाध्य कर सकती है। उदाहरण के लिए गूगल को हमारे ईमेल पढ़ने देने और हमारी गतिविधियों पर नज़र रखने की छूट देने से गूगल के लिए यह मुमकिन हो गया कि महामारियाँ फैलने को हों। उनको पारस्परिक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा नोटिस किए जाने के पहले ही वो हमें उनके बारे में सचेत कर दे। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को यह कैसे पता चला है कि लंदन में फ्लू की महामारी फैल गई है। सैकड़ों क्लिनिक के हजारों डॉक्टरों की रिपोर्टों का विश्लेषण करने के माध्यम से, और इन सारे डॉक्टरों को इसकी सूचना कैसे प्राप्त होती है। इस तरह की जब एक सुबह मेरी कुछ अस्वस्थ सा महसूस करती हुई जागती है तो वो सीधे डॉक्टर के पास नहीं भागती। वो कुछ घंटे इंतजार करती है और उम्मीद करती है कि शहद से कुछ युक्त एक कप अच्छी सी चाय चमत्कार देगी। जब हालत सुधरती नहीं थी तो वह डॉक्टर से समय लेती है, क्लिनिक जाती है और डॉक्टर को अपनी लक्षणों की जानकारी देती है। डॉक्टर इस जानकारी को अपने कंप्यूटर पर टाइप करता है और उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र के मुख्यालय में कोई व्यक्ति इस जानकारी और हजारों दूसरे डॉक्टरों के यहाँ से धारा प्रवाह आ रही दूसरी ऐसी रिपोर्टों का विश्लेषण करता है। और इस नतीजे पर पहुंचता है कि फ्लू धावा बोल रहा है। इस सब में बहुत वक्त लगता है। गूगल इसे मिनटों में कर सकता है। इसको सिर्फ लंदन के लोगों द्वारा अपने ईमेल और गूगल सर्च इंजन में टाइप किए गए शब्दों पर निगरानी रखने और बीमारी के लक्षण के सूचना भंडार के साथ उन लक्षणों का मिलान करने पर ही जरूरत है। मान लीजिए कि औसतन एक दिन में सिर दर्द, बुखार, मितली और छींक शब्द लंदन के ईमेलों में और सर्चों में 1 लाख बार प्रकट होते हैं। अगर आज गूगल का एल्गोरिदम पाता है कि वे शब्द 3 लाख बार प्रकट हुए हैं तो समझ लीजिए हमारे यहाँ फ्लू की महामारी है। कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी के डॉक्टर के यहाँ जाने तक का इंतज़ार किया जाए। पहले की सुबह वो कुछ अस्वस्थ सा महसूस करती थी।
कर जागती है और काम पर जाने से पहले वो अपने साथी को ईमेल करती है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है लेकिन मैं आऊँगी। गूगल के लिए इतना भर काफ़ी है। लेकिन गूगल का यह जादुई कारगर हो सके, इसके लिए मेरी के लिए यह अनिवार्य है कि वह गूगल को न सिर्फ उसके संदेश को पढ़ने की बल्कि इस जानकारी को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साझा करने की भी छूट दे। अगर एंजेलिना जोली स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने की खातिर अपनी गोपनीयता का उत्सर्ग करने को तैयार थी, तो मेरी को भी महामारी रोकने की खातिर ऐसा ही उत्सर्ग क्यों नहीं करना चाहिए। यह कोई सैद्धांतिक विचार नहीं है। 2008 में गूगल ने वास्तव में गूगल फ्लू ट्रेन की शुरुआत की थी, जो गूगल सर्चों की निगरानी के माध्यम से फ्लू के प्रकोप पर नज़र रखता है। यह सेवा अभी भी विकसित होने की प्रक्रिया में है और गोपनीयता संबंधी प्रतिबंधों के चलते ये केवल सर्च इंजन में डाले गए शब्दों पर ही नज़र रखता है और निजी ईमेलों को पढ़ने से कथित और तौर पर बचता है। लेकिन यह तब भी पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं से 10 दिन पहले ही फ्लू की चेतावनी जारी करने में सक्षम है। गूगल बेसलाइन स्टडी इससे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना है। गूगल का लक्ष्य मानवीय स्वास्थ्य का एक भीमकाय सूचना भंडार खड़ा करके एक अचूक स्वास्थ्य रूपरेखा विकसित करने का है। उम्मीद है इस आधार रेखा की मामूली से भी भटकाव की पहचान लोगों को कैंसर जैसी विस्फोटक समस्याओं के प्रति उस वक्त सचेत कर देगी जब ये समस्याएं अपनी एकदम आरंभिक अवस्था में है। यह बेसलाइन स्टडी गूगल फिट नामक उन उत्पादों की एक समूची श्रृंखला से संबंध है जिनको वस्त्रों, कंगनों, जूतों और उत्पादों का उद्देश्य जैविक आंकड़े के अंतहीन प्रवाह से बेसलाइन स्टडी को लेस करने का है। लेकिन गूगल जैसी कंपनियां पहनने योग्य चीज़ों से कहीं ज़्यादा गहराई में जाना चाहती हैं। डीएनए परीक्षणों का बाहर बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। इसकी अगुवाई करने वालों में एक है 23andMe, जो कि गूगल के यह संस्थापक सर्गेई ब्रिन की पूर्व पत्नी एनी बोजिका द्वारा स्थापित एक निजी कंपनी है। लेकिन गूगल जैसी कंपनियां पहनने योग्य चीज़ों से कई ज़्यादा गहराई में जाना चाहती हैं। डीएनए परीक्षण का बाजार बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। इसकी अगुवाई करने वालों में एक है 23andMe, जो कि गूगल से सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन की पूर्व पत्नी एनी बोजिकी द्वारा संस्थापित एक निजी कंपनी है। 23andMe नामक क्रोमोसोमों के उन 23 जोड़ों से संबंध रखता है जिनमें मानवीय जीन समूह कूदबद्ध होते हैं, जिसके पीछे यह संदेश निहित है कि मेरे क्रोमोसोमों का मेरे साथ एक अत्यंत खास रिश्ता है। जो भी कोई व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि क्रोमोसोम क्या कह रहा है, वो आपसे संबंधित ऐसी बातें बता सकता है जिनका संदेह भी आपको मन में कभी नहीं जागा होगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो 23andMe के लिए मात्र $99 का भुगतान कीजिए और वो आपके लिए एक ट्यूब से युक्त एक छोटा सा पैकेज भेजेगा। आप उस ट्यूब में थूकिए, उसको बंद करिए और फिर उसे माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया भेज दीजिए। वहाँ पर आपके थूक के डीएनए को पढ़ा जाता है और उसका परिणाम आपके पास ऑनलाइन भेज दिया जाता है। आपको आपके स्वास्थ्य संबंधी संभावित खतरों और गंजेपन से लेकर अंधेपन तक 99 से ज़्यादा लक्षणों और परिस्थितियों के प्रति आपकी जेनेटिक प्रवृत्तियों की एक सूची प्राप्त हो जाती है। खुद को जानना है इससे पहले कि कभी इतना आसान और सस्ता नहीं था, क्योंकि यह सब सांख्यिकी पर आधारित है। इसलिए कंपनी का सूचना भंडार की एकदम सही पूर्वानुमान की कुंजी है। इसलिए जो भी कंपनी सबसे पहले एक भीम का जेनेटिक सूचना भंडार खड़ा कर लेगी, वही ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ पूर्वानुमान उपलब्ध कराएगी और बाजार को सशक्त रूप से अपनी मुट्ठी में कर लेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की जैव प्रौद्योगिकी कंपनियां इस बात को लेकर उत्तरोत्तर चिंतित हो रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के गोपनीयता संबंधी सख्त कानून निजी गोपनीयता के प्रति चीन की उपेक्षा के साथ मिलकर इस जेनेटिक बाजार को प्लेट पर रखकर चीन के हाथ में सौंप देंगे। अगर हम सारे बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे और अगर हम गूगल और उसके प्रतिस्पर्धियों को अपने जैव सांख्यिकीय उपकरणों तक, अपने डीएनए स्कैन तक और अपने चिकित्सकीय अतीत तक पहुंच बना लेने दे तो हमें वे सारी सर्वज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं हासिल हो जाएगी, जो न सिर्फ महामारी से लड़ेगी बल्कि कैंसर, हृदयघात और अल्जाइमर के विरुद्ध भी हमारा बचाव करेगी। लेकिन
जब गूगल के पास ऐसा सूचना भंडार होगा तो वो इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकेगा। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जो एक प्रसिद्ध पुलिस गीत के शब्दों में आपकी एक एक सांस पर, आपकी एक एक चाल पर और आपके द्वारा तोड़े गए एक एक अनुबंध पर निगाह रखती है। एक ऐसी व्यवस्था जो आपके बैंक खाते की ओर, आपके हृदय की धड़कनों की, आपके शुगर के स्तर की और आपकी यौनपरक हरकतों की निगरानी रखती है। यह निश्चित तौर पर आपको आपसे बेहतर तरीके से जानेगा। जो आत्मछल और आत्मभ्रम लोगों को गलत रिश्तों में, गलत रोजगारी और नुकसानदेह आदतों में फांस लेते हैं, वे गूगल को फेसबुक नहीं बना पाएंगे। वे गूगल को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। उस बयानकर्ता स्वत्व से ना जो हमें आज नियंत्रित करता है, गूगल गढ़े गए किस्सों के आधार पर फैसले नहीं लेगा और संज्ञानात्मक शॉर्टकटों तथा पराकाष्ठा और अंत के नियम से गुमराह नहीं होगा। गूगल आपके द्वारा उठाए एक कदम और आपके द्वारा मिलाए गए एक एक हाथ को याद रखेगा। हम में से बहुत से लोग अपनी निर्णय प्रक्रिया की इस तरह की व्यवस्था के हाथों में सौंप कर खुश होंगे, या कम से कम जब हमें महत्वपूर्ण विकल्पों को चुनने की नौबत आएगी तो उससे परामर्श करें। गूगल हमें सलाह दे कि हम कौन सी फिल्म देखें, कौन सी नौकरी की पेशकश मंजूर करें और यहाँ तक कि किसी इश्क या मुलाकातें करें और किससे विवाह करें। मैं कहूँगी, सुनो गूगल, जॉन और पॉल दोनों मुझसे प्रणय निवेदन कर रहे हैं। मैं दोनों को पसंद करती हूँ, लेकिन अलग अलग ढंग से, और मुझे फैसला कर पाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हारी क्या सलाह है कि मुझे क्या करना चाहिए? और गूगल जवाब देगा, हाँ, मैं आपको आपके जन्म के समय से जानता हूँ। मैंने आपके सारे ईमेल पढ़े हैं, आपके सारे फ़ोन कॉल रिकॉर्ड किए और आपकी प्रिय फिल्मों के बारे में, आपकी डीएनए के बारे में और आपके दिल के समूचे जैव सांख्यिकी अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पास आपकी एक एक प्रणय मुलाकात की ठीक ठीक जानकारी है, और अगर आप चाहें तो आप जब जब जॉन या पॉल से मिलने गए, उन सब मुलाकातों के दौरान आपके दिल की धड़कनों का, शुगर स्तर और रक्तचाप का एक एक सेकंड का रिकॉर्ड मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर ज़रूरी हुआ तो मैं आपको इनमें से एक एक के साथ आपके यौन संपर्क की एकदम सटीक गणितीय श्रेणी मुहैया करा सकता हूँ, और स्वाभाविक है, मैं उनको भी उतनी अच्छी तरह से जानता हूँ जितनी अच्छी तरह से आपको जानता हूँ। ये सारी जानकारी अपने शानदार एल्गोरिदमों और लाखों रिश्तों के दशकों पुरानों सांख्यिकीय आंकड़े के आधार पर मैं आपको जॉन के साथ जाने की सलाह देता हूँ, जिसमें इस बात की 87% संभावना है कि आप लंबे समय तक उसके साथ ज़्यादा संतुष्ट जीवन जी सकेंगे। वाकई मैं आपको इतने अच्छे से समझता हूँ कि मुझे मालूम है कि आपको मेरा यह जवाब पसंद नहीं है। पॉल जॉन से ज़्यादा सुंदर है, और चूंकि आप बाहरी रूप रंग को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, आप मन ही मन यह चाहती थी कि मैं पॉल का नाम लेता। रूप रंग निश्चय ही मायने रखता है, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोचती है। आपके जैव रासायनिक एल्गोरिदम जो हजारों साल पहले अफ्रीका के मैदानों में विकसित हुए थे, रूप रंग को संभावित जोड़ों के समग्र मूल्यांकन में 33% अंक देते थे। मेरे एल्गोरिदम जो आज तक के सर्वाधिक ताज़ा अध्ययन और आंकड़ों पर आधारित है, यह कहती है कि रूप रंग रोमांटिक रिश्तों की दीर्घकालीन कामयाबी पर सिर्फ 14% प्रभाव डालती है। इसलिए इसके बावजूद इसके कि मैंने पॉल के रूप रंग को ध्यान में रखा है, तब भी मेरा कहना है कि जॉन के साथ आपकी बेहतरीन ढंग से निभती है। इस तरह की समर्पित परामर्श सेवाओं के बदले में हमें महज इस धारणा को तजने की ज़रूरत है कि मनुष्य इंडिविजुअल होते हैं और हर मनुष्य के पास यह तय करने की स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है कि विवाह की क्या शुभ है, क्या सुंदर है और जीवन का अर्थ क्या है। मनुष्य बयानकर्ता स्वत्व द्वारा गए किस्सों से निर्देश स्वायत्त सत्ताएं नहीं रह जाएंगी। इसकी बजाय वे एक विशाल वैश्विक ताने बाने के अविभाज्य अंग होंगे। उदारवाद बयानकर्ता स्वत्व का पवित्रीकरण करता है और उसको मतदान केंद्र पर, सुपरमार्केट में और विवाह के बाजार में मत देने की छूट देता है। यह चीज़ सदियों तक मायने रखती आई थी, क्योंकि बावजूद इसके कि यह बयानकर्ता स्वत्व तमाम तरह की कल्पना और फैंटेसियों में विश्वास करता है, और कोई ऐसी वैकल्पिक प्रणाली नहीं थी जो मुझे
इससे बेहतर ढंग से समझ पाती। लेकिन जैसे ही हमारे पास एक ऐसी प्रणाली होगी जो मुझे वाकई बेहतर ढंग से समझती होगी, वैसे ही प्रमाण या अधिकार को बयानकर्ता स्रोतों के हाथों में छोड़ देना एक मूर्खतापूर्ण साहस होगा। लोकतांत्रिक चुनाव जैसी उदारवादी आदतें पुरानी पड़ जाएंगी, क्योंकि मेरे राजनीतिक दृष्टिकोण तक का प्रतिनिधित्व गूगल मुझसे बेहतर ढंग से कर सकेगा। जब मैं मतदान केंद्र पर पर्दे के पीछे खड़ा होता हूँ तो उदारवाद मुझे मेरे प्रामाणिक स्रोतों के परामर्श करने और उस दल या प्रत्याशी को चुनने का निर्देश देता है जो मेरी गहनतम आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जैविक विज्ञान इस ओर संकेत करते हैं कि जब मैं उस पर्दे के पीछे खड़ा होता हूँ तो मुझे वास्तव में वो हर चीज़ याद नहीं रह गई होती है जिसे मैंने पिछले चुनाव से लेकर अब तक के वर्षों में महसूस किया या सोचा होता है। इसके अलावा मेरे ऊपर प्रचार, भ्रांतियों और बेतरतीब स्मृतियों का जो चौतरफा हमला हुआ होता है, उसने मेरे विवेक को भ्रष्ट कर दिया हो सकता है। ठीक जिस तरह kahneman के ठंडे पानी वाले प्रयोग में होता है, उसी तरह राजनीति में भी बयानकर्ता स्वतः पराकाष्ठा और अंत के नियम का अनुसरण करता है। यह घटनाओं के व्यापक हिस्से को भुला देता है, सिर्फ कुछ चरम प्रसंगों को याद करता है और हाल की घटनाओं की पूरी तरह से विषमानुपातिक महत्व दे देता है। 4 साल के लंबे समय तक मैं प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर बार बार शिकायत करता रहा हो सकता हूँ, और खुद से तथा हर उस व्यक्ति से जो मेरी बात सुनने की इच्छुक रहा है। यह कहता रहा हो सकता हूँ कि वे हम सब की बर्बादी का कारण बनेंगे। लेकिन चुनावों के कुछ महीनों पहले सरकार करों में कटौती करती है और उदारपूर्वक पैसे खर्च करती है। सत्ताधारी दल विज्ञापन तैयार करने में बेहद माहिर लोगों को काम पर लगाते हुए ज़बरदस्त चुनाव प्रचार करता है, जिसमें धमकियों और आश्वासनों की ऐसी सुसंतुलित मिलावट है कि वह मेरे मस्तिष्क के भय केंद्रों को सीधे प्रभावित करती है। चुनाव की सुबह मैं जुकाम के साथ जागता हूँ, जो मेरी मानसिक प्रक्रिया और असर डालता है और मुझे तमाम दूसरी चीज़ के ऊपर सुरक्षा तथा स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। और लीजिए, मैं ठीक उसी आदमी को अगले 4 सालों के लिए सत्ता में वापस भेज देता हूँ जो हम सब की बर्बादी का कारण बनेगा। मैंने खुद को इस तरह की नियति से बचा लिया हो सकता था अब अगर मैंने अपनी ओर से वोट देने का अधिकार गूगल को सौंप दिया होता। आप जानते हैं कि गूगल का जन्म कल नहीं हुआ था। हालांकि उसने हाल ही में करों में कोई हुई गई कटौती और चुनावी आश्वासनों को नज़रअंदाज न किया होता, लेकिन उसने यह भी याद रखा होता कि पिछले 4 सालों के दौरान क्या हुआ था। उसकी जानकारी में यह बात भी होती है कि हर सुबह जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मेरा रक्तचाप कैसा होता है, और जब मैं शाम के समाचार पढ़ता हूँ तो मेरे डोपामाइन का स्तर अचानक तेज़ी से गिर जाता है। गूगल को यह जानकारी भी होती कि शब्दों के हेर फेर में माहिर प्रचारकों के नारे के खोखलेपन की किस तरफ पकड़ा जाए। गूगल यह भी समझता कि बीमारी मतदाताओं को सामान्य से थोड़ा ज़्यादा ढाई और झुका देती है और वह इसकी भरपाई करता है। इस तरह गूगल मेरी तात्कालिक मानसिक अवस्था के मुताबिक और बयानकर्ता स्रोतों की कल्पनाओं के मुताबिक मतदान करने में सक्षम होने की बजाय मैं जिन जैव रासायनिक एल्गोरिदम का संग्रह हूँ उनकी वास्तविक अनुभूतियों और हितों के मुताबिक मतदान करने में सक्षम होता। स्वाभाविक है कि गूगल हमेशा अचूक नहीं होता। अंततः ये सब संभावना है, लेकिन अगर गूगल पर्याप्त अच्छे निर्णय लेते हैं तो लोग उनको उत्तरोत्तर अधिकार सौंपते जाएंगे। समय के बीतने के साथ सूचना भंडार में वृद्धि होगी, आंकड़े और ज़्यादा सटीक हो जाएंगे, एल्गोरिदमों में सुधार आएगा और निर्णय और भी ज़्यादा बेहतर होगी। यह व्यवस्था मुझे कभी पूरी तरह से नहीं जान पाएगी और वह कभी अचूक नहीं होगी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। उदारवाद उसी दिन ढह जाएगा जिस दिन वह व्यवस्था मुझसे बेहतर ढंग से समझने लगेगी, जो कि उससे कम मुश्किल स्थिति है जितनी कि वह लग सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्वयं को वाकई ठीक से नहीं जानते।